हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज़्म क्या होता है और इसको कैसे क्यूर किया जा सकता है। कंप्लीटली कैसे क्यूर किया जा सकता है, ये नहीं बात करूँगा कि हाँ, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, ऐसे करा लीजिए, 7 टिप्स ले लीजिए या 8 ऐसे तरीके बता दूँगा मैं आपको कि हाँ, वर्चुअल ऑटिज़्म ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं आपके सामने कुछ एक्चुअल बात करूँगा। आप मेरे पहले की भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि वर्चुअल ऑटिज़्म में क्या-क्या हो जाता है, ब्रेन में उसके क्या चल रहा होता है। वो सारी चीज़ें अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। इसमें थोड़ा-सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको डिटेलिंग लेना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज के भी वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ही समझ पाएँगे कि वर्चुअल ऑटिज़्म क्या होता है और इसको कैसे क्यूर किया जा सकता है। और आप समझेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको जल्दी-जल्दी स्किप करके देखना है तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि हम लोग अब इतना बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ़ में कि हम किसी को भी बात को है ना डिटेलिंग में नहीं सुन पाते। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता तो हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब डिपेंड हो जाते हैं तो इसका मतलब सामने वाला हमारे लिए अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो थेरेपिस्ट कैसे वो अच्छा कर रहा है आपके लिए, कौन-सा थेरेपिस्ट बेटर होगा आपके लिए, कैसे आप अपने बच्चे के प्रोग्रेस को समझेंगे, ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, जब आपका बच्चा मोबाइल एक्सपोज़र में था, यानी बच्चा मोबाइल देख रहा था बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे डेली बेसिस पे एक ही तरह का वीडियो चल रहा है, राइम चल रहा है, टीवी चल रहा है उसके सामने, बच्चा बैठा हुआ उसको देख रहा है। तो होता क्या है कि जब नॉर्मल डेवलपमेंट का एक एज हो रहा होता है बच्चे के साथ, तो हम क्या करते हैं उसको मोबाइल या टीवी के सामने एक्सपोज़र दे देते हैं और बच्चा उसको एन्जॉय करने लग जाता है। एन्जॉय करने का मतलब समझिएगा कि बच्चा अपने सबकॉन्शियस ब्रेन का यूज़ करता है। ठीक है? इसको फिर आप इंटरेस्ट की तरह ले लीजिए देखिएगा कि मान लीजिए आप कुछ चीज़ें देखते हैं और आपको बातें समझ में आ रही है, तो वो आपको अच्छी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया है और जब सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया, तो आप सेम पैटर्न की बातों को ही सुनना पसंद करेंगे। अगर आपको कुछ और सुनाया जाएगा, तो आपको थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होगा, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी होगा, थोड़ा-सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा। इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने आती है और आप क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, डेली बेसिस पे इंग्लिश की वीडियो देख रहे होते हैं, डेली बेसिस पे सारी चीज़ें एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। तो धीरे-धीरे करके आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाती है और आपका इसका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। एकदम से मैं आपके सामने एकदम से मैं आपके सामने स्पेनिश बोलने लग जाऊँगा या स्पेनिश को बोलूँगा कि आपको लर्न करना है, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उसको समझने में फिर से वही मेहनत लगने वाला, फिर से वो एफ़र्ट लगने वाला है। तो आप कोशिश करेंगे उससे बचने के लिए और आप कुछ ना कुछ तरीके यूज़ करेंगे अपने इंग्लिश वाले पैटर्न को पकड़ने के लिए। सेम उसी तरीके का बच्चा होता है जब वर्चुअल ऑटिज़्म में हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, जब राइम सुन रहा होता है, जब कोई कार्टून देख रहा होता है, तो बच्चा उसी चीज़ को बार-बार देखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती है और उसी चीज़ का वो मेमोरी फ़ॉर्म में यूज़ करेगा बच्चा और यूज़ कर भी रहा होता है, तभी जाके उसका इंटरेस्ट बन रहा होता है। उसमें बार-बार अपना बच्चा ब्रेन यूज़ करना चाहता है क्योंकि उसमें फिर एफ़र्ट नहीं लगता बच्चे को, ब्रेन का यूज़ नहीं करता बच्चा। कई बार आप बोलेंगे कि नहीं, बच्चा तो ब्रेन यूज़ कर रहा है, बच्चा तो इसको सीख रहा है, बच्चा तो उसकी बातें बोल रहा है, लेकिन को कई चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना बच्चे के ब्रेन में कि वो मेमोरी के फ़ॉर्म में बन जाती हैं। फिर बच्चा उसको सीख नहीं रहा होता है, उसके ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर हो रहा है और वो सबकॉन्शियसली निकल रहा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझिएगा, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, तो चलते-चलते एकदम से आपको याद आता है, यार ये तो रास्ता देखा-देखा सा लग रहा है या तो यहाँ तो मैं आया था। क्यों? एकदम से क्यों आ गया आपके ब्रेन में? क्योंकि कहीं न कहीं आप उस चीज़ को आपने लिया था पहले और फिर एकदम से जब वो स्टिमुलेशन मिलता है, उस एनवायरनमेंट या सिचुएशन को देखते हो आप, तो एकदम से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब मोबाइल एक्सपोज़र हो रहा था बच्चे के साथ, तो बार-बार उसी चीज़ का पैटर्न का यूज़ कर रहा था। मोबाइल में मूवमेंट चल रहा था, मोबाइल में पॉपअप हो रहे थे कलर, मोबाइल में या टीवी में वही एक ही तरह का राइम चल रहा था। तो बच्चा म्यूजिक को, बच्चा राइम को, बच्चा समझ लीजिए किसी कार्टून को या कलर को बहुत एन्जॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में वो सारी चीज़ें चल रही हैं और वो अदर वे में एफर्ट नहीं डाल रहा और वो एक कंफर्ट ज़ोन में फिक्स होता जा रहा है। ठीक है? वो कंफर्ट ज़ोन क्या है कि एक ही तरह का चीज़ें उसको बार-बार मिल रही है और उसको अच्छा लग रहा है। वो अदर एरिया में मतलब अदर सिचुएशन में, अदर एनवायरनमेंट में अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहा। तो होता क्या है कि जब बच्चा एक ही तरह का मूवमेंट देख रहा है, एक ही तरह का मोबाइल एक्सपोज़र हो रहा है उसके साथ,
तो बाकी के जो अदर एरिया है, यानी हमारे ब्रेन में 200 मिलियन ऑफ न्यूरॉन है। अब इतने न्यूरॉन जब बन रहे होते हैं धीरे धीरे करके, जैसे 1 to 3 एज के एज में मान लीजिए 100 न्यूरॉन बन रहे हैं, 50 न्यूरॉन बन रहे हैं, बाकी आगे भी जाके न्यूरॉन बनते हैं, 5 ईयर्स तक 6 ईयर्स तक कंप्लीट न्यूरॉन बन जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर 50 न्यूरॉन बन रहे हैं, 80 न्यूरॉन बन रहे हैं, उस 80 न्यूरॉन का बच्चा क्रिएटिविटी फॉर्म में भी यूज करना चाहिए, इमेजिनेशन फॉर्म में भी यूज करना चाहिए, सोशल स्किल में, प्ले स्किल में, कॉपिंग स्किल में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स में, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स में, डिफरेंट तरीके के स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिंग्विस्टिक, सारे स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बच्चा क्या करता है ना, ओनली मोबाइल का जब एक्सपोजर हो रहा होता है तो बच्चा बाकी के जो न्यूरॉन होते हैं, यानी बाकी के जो स्किल्स होते हैं, उसका यूज करता नहीं, उसका बच्चा ब्रेन यूज करता नहीं है, तो न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन किसने लिए, ओनली मोबाइल एक्सपोजर वाले का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था वही जा रहे थे। तो बाकी के जो न्यूरॉन होते हैं उसको, जो उसका काम करने की एबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी सी हो जाती है डाउन। आप इसको समझ गए। जब डाउन हो जाता है बच्चे की एबिलिटी उस न्यूरॉन के इन्फॉर्मेशन लेने का, यानी समझिए इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप मान लीजिए कि एक ही तरह का चीज़ें देखते हैं और एकदम से बोला जाए आप दूसरी चीज़ देखिए, तो आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ये क्या है, इसे तो कभी देखा नहीं मैंने। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने न्यूरॉन का यूज करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा उस न्यूरॉन को एक्टिव करने के लिए जो यूज नहीं हुए। इसी तरीके से बच्चे का है, जब बच्चा अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, मोबाइल और टीवी के कंफर्ट जोन में, तो बाकी के जो न्यूरॉन थे उसको काम करने में एफर्ट लगते हैं। जब वो किसी और तरीके से ब्रेन यूज करता है तो उसमें उसका दिमाग लगाने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन या जो मेमोरी बना हुआ है वो उससे रिलेटेड नहीं बना जो आप करवाना चाहते हैं, जो आप उससे समझाना चाहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो अगर आपको कोई दिक्कत लगे ना तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिलेटेड ही कुछ बातें समझा सकता हूँ ऑन द कमेंट में। तो हुआ क्या कि बच्चे के जो बाकी के स्किल्स के न्यूरॉन जो बचे हुए थे वो उसने यूज नहीं किया, प्ले नहीं किया बच्चे ने, बच्चा सोशलाइज नहीं हुआ, कम्युनिकेशन उसके साथ किसी ने नहीं किया, तो उसके जो न्यूरॉन है, उस एरिया के जो न्यूरॉन है, यानी उस इंफॉर्मेशन को लेने वाले न्यूरॉन है, वो हो गए वीक। अब जब बच्चा किसी चीज़ में कम्युनिकेशन कर रहा है, अब आपका बच्चा मोबाइल एक्सपोजर से जब हट रहा है, आपको याद आ रहा है कि यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है बच्चे में और उसको किसी तरह का सेंसरी इशू देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब उसको कम्युनिकेशन में लगा रहे हैं, अब आप उसको प्ले में लगा रहे हैं, अब आप उसको कुछ विजुअली समझाने में लगा रहे हैं, ऑडिटरी कुछ सुनाने में लगा रहे हैं, या कुछ कमांड फॉलोइंग में लगा रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को लेने में इतना दिक्कत महसूस करता है कि वो अपने मेमोरी का उसको उसका इन्फॉर्मेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसका मेमोरी ही नहीं बना, तो उसको मेमोरी में बनाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो होता क्या है, किसी स्किल्स में बच्चा, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का एज 5 ईयर्स है, तो किसी स्किल्स में बच्चा 2 ईयर्स का होगा, किसी स्किल्स में बच्चा 3 ईयर्स का होगा, किसी स्किल्स में बच्चा 5 ईयर्स का होगा। तो हर एक स्किल्स में ना एक एज गैप बन जाता है। मान लीजिए कि बच्चा 5 साल का है आपका और सोशल स्किल में शायद 1 साल का, तो वो 1 साल की तरह बिहेव कर रहा होगा सोशल स्किल्स में, लेकिन प्ले स्किल अच्छा हो रहा होगा। अगर आपके बच्चे का मान लीजिए 4 साल का, 5 साल का बच्चा और प्ले स्किल 4 साल का, तो 4 साल के अकॉर्डिंग खेलेगा बच्चा आपका उस एनवायरनमेंट में या किसी भी एनवायरनमेंट में। तो होता क्या है वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन में कि आपके बच्चे का एक एज गैप बन जाता है स्किल्स में, उस एज गैप को फिल करना है। यही हमारा ऑटिज्म को क्योर करने का एक तरीका है, या वर्चुअल ऑटिज्म को क्योर करने का एक तरीका हो जाता है कि मैं अपने बच्चे को, जो 5 ईयर्स का एज है मेरे बच्चे का, अगर उसका स्किल्स किसी स्किल्स में, इमेजिनेशन में अगर मान लीजिए वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, मेमोरी में ये 1 ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हमें 1 ईयर के अकॉर्डिंग उसको समझाना है, ना कि आप 5 ईयर के अकॉर्डिंग समझाने चलोगे। और यही गलती हो जाती है कि हम लोग असेसमेंट कराने पहुंच जाते हैं थेरेपिस्ट के पास और हम ये नोटिस करते हैं कि मेरे बच्चे को तो माइल्ड बोल दिया, मेरा बच्चा तो रिकवर कर जाएगा, मेरे बच्चे तो मॉडरेट बोल दिया, मेरा बच्चा रिकवर कर जाएगा, मेरा बच्चे को सीवियर बोल दिया, मेरा बच्चा तो रिकवर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे का जिस स्किल्स में जितना एज गैप होगा ना, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिस स्किल्स में कम एज गैप होगा उस स्किल्स में कम मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसी चीज़ को पकड़ लेंगे ना तो आपका बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, वो सारी चीज़ें करेगा। आप समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा फिर से समझिएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का मतलब क्या है कि अगर आपके बच्चे को 5 बार समझाने पे समझ जा रहा है तो आपका बच्चा माइल्ड है। कोई बात, अगर मान ली कोई स्किल्स है, अगर वो उस स्किल्स को समझाने में बस 5 मिनट लग रहा है या 5 रेपिटेशन लग रहा है तो माइल्ड है। अगर उसको 10 रेपिटेशन लग रहा है तो मॉडरेट है, 20 रेपिटेशन लग रहा है तो वो सीवियर है। ठीक है, 10 टाइम समझाना पड़ रहा है उसको तो वो सीवियर की तरफ चला जाता है।
तो हमें ये समझना है कि मेरे बच्चे का किस स्किल्स में कितना एज गैप बन रहा है, उस एज गैप के अकॉर्डिंग हमें उस पर मेहनत करना है। यही एक तरीका होता है ऑटिज्म को क्योर करने का, वर्चुअल ऑटिज्म को क्योर करने का। और करना भी क्या है, हम क्या करते हैं गलती कि हम हाइपर एक्टिव के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि हाइपर एक्टिव ठीक करनी है, हाइपर एक्टिव ठीक करनी है, हाइपर एक्टिविटी को ठीक करनी है, और उसके पीछे इतना लग जाते हैं कि बाकी के जो सारे स्किल्स सेट होते हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे इमेजिनेशन यूज नहीं करते हैं, मेमोरी नहीं यूज करते हैं, बच्चे का मेमोरी नोटिस नहीं कर रहे होते कि मेमोरी कितना यूज कर पा रहा है बच्चा, उसके मेमोरी कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे ऑब्जर्वेशन स्किल सेट हो रहा है उसका, कैसे उसका इमेजिनेशन बढ़ रहा है, कैसे उसका सेंटेंस फ्रेमिंग बढ़ रहा है उसका। हम क्या करते हैं, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करो, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करो, बीट्स लगाओ, बीन्स लगाओ, झूला झुलाओ, स्विंग कराओ, बॉल प्रेशर दो, बैग लटका के झुलाओ। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सारी चीज़ें गलत है बच्चे के लिए। जब तक उस बच्चे का ब्रेन नहीं बनेगा, उस बच्चे का ब्रेन सोचने का तरीका नहीं अच्छा होगा, वो बच्चा रिकवर नहीं करेगा। आप इसको फिर से समझ लीजिएगा, हाइपर एक्टिविटी को कोई एक्टिविटी ठीक नहीं कर सकती जब तक वो खुद से कंट्रोल नहीं करेगा। कब तक पैसिव चीज़ें उसको देते रहोगे, कब तक जंपिंग कराते रहोगे, बॉल प्रेशर कराते रहोगे, कब तक स्विंग कराते रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। आपको ये नोटिस करना पड़ता है कि मेरे बच्चे का जब सेंसरी चल रहा है तो सेंसरी में भी कितना एज गैप बन रहा है बच्चे का, सेंसरी को कितना समझ पा रहा है, सेंसरी का वो कौन सा स्टेप लिया जा रहा है। मैंने देखा है कि हम 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल बॉल प्रेशर, जंपिंग या झूला झुला रहे हो, या आप पार्क जाके झूला झुला रहे हो, बच्चे इंजॉय कर रहा है, बच्चा इंगेज हो रहा है। वो इंगेजमेंट नहीं, जिस काम में बच्चा ब्रेन यूज नहीं कर रहा वो इंगेजमेंट नहीं रहा बच्चे के लिए। ठीक है, तो बच्चा ब्रेन यूज करे अपना, बच्चा अपने स्किल्स का यूज करे, तो ही बच्चा उस नॉर्मल की तरफ चल जाने के लिए रेडी रहेगा। अब ये लेके जाना कैसे, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। आपको ये समझना पड़ता है कि अगर किसी एज गैप है, किसी स्किल्स में एज गैप है, तो आपको उस ईयर्स एज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब चलना कैसे है इसको समझाता हूँ मैं आपको। चलना कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बच्चे का वीक है, या सोशल स्किल्स वीक है, या देखिए मैंने देखा है कि मोस्टली केस में हम ये नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा है ना, आपने कोई टीवी देखा, मोबाइल देखा, और उसमें कुछ एक्टिविटी देखी, आई कॉन्टैक्ट के लिए देखा, आपको लग रहा है कि यार ये मेरा बच्चा सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है नेम को, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी देखा। आप 95% में वीडियो बता रहा हूँ, आपको नॉर्मल बच्चों के साथ मिल रहे होंगे। नॉर्मल का मतलब जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उनके साथ आप वीडियो देखते रहोगे करवाते हुए। कभी आपने जो बच्चे की कंडीशन है, जो बच्चे में आपको कंपोनेंट में दिक्कत लग रहा है, मान लीजिए किसी को मैचिंग में दिक्कत लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन में दिक्कत लग रहा है, रीजनिंग में दिक्कत लग रहा है, तो रीजनिंग से रिलेटेड कभी आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। आपको सिंपल देखने को मिलेगी कि हाँ ये ऐसे करा लीजिए, ये ऐसे करा लीजिए, ये ऐसे करा लीजिए। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जिसमें रीजनिंग की दिक्कत होती है, या जिसमें लॉजिक रीजनिंग नहीं है, उसको जब करवाने बैठोगे, वहाँ उसको क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि इसमें टाइम जाता है। इसमें आपको बताना पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप समझाना पड़ेगा हमें कि देखिए बच्चे यहाँ लाइक कर रहा है ना, तो यहाँ पे और बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो होता ही है कि सब शॉर्ट में वीडियो क्रिएट करने के लिए और जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए कि ऐसे करा लो, वो करा लो, और कराते चले जाओ, और बच्चे का टाइम निकल जाता है, फिर बच्चे का वैसे का वैसे रह जाता है। तो एज गैप जितना जल्दी आप फिलअप करेंगे ना, उतना जल्दी समझ लीजिए आपका बच्चा वो नॉर्मल रूटीन पकड़ लेगा, वो नॉर्मल लाइफ पकड़ लेगा। लेकिन एज गैप अगर बढ़ता चला गया तो समझ लीजिए कि फिर थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। तो हमें ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैं थोड़ा सा तरीके बताता हूँ। मान लीजिए कि आप बच्चे को आई कॉन्टैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आई कॉन्टैक्ट के ऊपर आपको कैसे ग्रेडिंग देखनी है, आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट इंप्रूव हो रहा है। तो हमारे एज एन पेरेंट्स, हमारे दिमाग में ये होता है कि मेरा बच्चा ना एकदम से आई कॉन्टैक्ट करे। तो अब देखिए आई कॉन्टैक्ट भी कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कुछ करवाना चाहते हो आप अपने बच्चे को आई कॉन्टैक्ट, किसी दिन उसको फीवर है तो वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, किसी दिन वो इरिटेट है तो आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, किसी दिन वो मेडिकेशन लिया है, कोई स्लीप मेडिकेशन लिया है तो वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, स्लीपली रहेगा या लेजीनेस में रहेगा। किसी दिन उसको कोई दिक्कत हो रही है, मान लीजिए कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा उसको, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उस तरफ देखेगा नहीं बच्चा, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? या बच्चा कभी मान लीजिए सेंसरी इशू चल रहा है उसके अंदर, कोई दूसरा सेंसरी इशू चल रहा है और ज़बरदस्ती उसकी तरफ बोल रहा है आई कॉन्टैक्ट करे, बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है, तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। ये सारे फैक्टर बच्चों, बहुत सारे फैक्टर, ये सारे फैक्टर हमें ध्यान में नहीं रहते, और हम लोग बस आई कॉन्टैक्ट लाइट दिखा के, लाइट देखो, लाइट देखो, लाइट देखो, लाइट दिखाए जा रहे हैं। बच्चा को हमें समझना है कि बच्चा कहाँ पे लाइक कर रहा है। और सपोज दैट आपने मान लीजिए बच्चा आपका फिट है और आपको लग रहा है कि बच्चा अभी करने के मूड में है और वो कर रहा है, तो आप कैसे नोटिस करेंगे कि आज कितना था, कल कितना था, परसों कितना था, आज कैसे था। आपको कैसे हेल्प हटाना है।
तो हेल्प हटाने के लिए प्रॉम्प्ट की एक वीडियो है मेरे पास, आप ज़रा देखेंगे उस प्रॉम्प्ट की वीडियो को। हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि प्रॉम्प्ट को कैसे देते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ, आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ स्टेप बाय स्टेप बच्चा बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, किस स्किल्स में किस कंपोनेंट में दिक्कत आ रही है और किस कंपोनेंट को उठाकर और किस लेवल पे लेके जाना है फिर छोड़ना है। आप समझ रहे? 5 ईयर्स का मैं बोलूँ कि 5 ईयर्स का बच्चा मैचिंग कितना कर लेता है, तो आप बोलेंगे कि कम से कम 20-25 चीज़ों की तो मैचिंग आराम से कर लेगा। फिजिकल मैचिंग कर लेगा, इमिटेशन कर लेगा, ओरल मोटर इमिटेशन कर लेगा, ऑब्जेक्ट इमिटेशन कर लेगा, कितने तरह की इमिटेशन करा दो आप। विथ वर्किंग मेमोरी करेगा, विथ मेमोरी के साथ करेगा कि आप उसको कुछ बता दिए, उसको दिमाग में होल्ड रख रखा है, वो अपने ब्रेन में किसी चीज़ को होल्ड रखा है और उसको अप्लाई करेगा। आप सोचिए कि वो मेमोरी का 15 to 20, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, कि 15 to 20 चीज़ें वो याद रख पा रहा है मैचिंग में। आपने 15 स्टेप में कुछ बताया, 10 स्टेप में बताया, 5 साल का बच्चा वो याद रख लिया। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 स्टेप में कोई चीज़ याद रख रहा है, 2 स्टेप में याद रख रहा है, तो आपका बच्चा तो 2 ईयर्स का हो गया। तो 2 ईयर्स की एज का और 5 ईयर्स की एज में 3 ईयर्स का गैप बन गया। तो आपको 3 ईयर्स का स्टेप आपको फॉलो करते हुए चलना है और मैचिंग का वो लेवल क्रॉस करना है कि मेरा बच्चा 15 to 20 रेपिटेशन, वो 15 to 20 इमिटेशन वो कर जाए। समझ रहे? 15 to 20 एक्शन ऑफ इमिटेशन कर जाए, 15 to 20 ऑब्जेक्ट इमिटेशन कर जाए, 5 to 10 हमारा बच्चा 10 स्टेप फिजिकल इमिटेशन कर जाए, तब जाके बच्चा आपको फुल्ली रिकवर देखने को मिलेगा। नहीं तो हम कर क्या रहे हैं, बस बीट्स जलवा रहे हैं, हम बस जंपिंग करवा रहे हैं, हम बस सेंसरी करा रहे हैं, सेंसरी सेंसरी सेंसरी, और हम सोच रहे बच्चे का ब्रेन अपने आप बढ़ जाएगा। बच्चे कभी किसी का ब्रेन अपने आप नहीं बढ़ता। अगर आप बीट्स जलवाने पे मेहनत कर रहे हो तो बीट्स जलवाने पे ही बच्चा इंप्रूवमेंट देगा। आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा मैचिंग में जाकर रिजल्ट दे देगा। तो आपको मैचिंग वाला लेवल पकड़ना है, तब जाके बच्चा रिजल्ट देता है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये छोटे छोटे स्टेप है। सपोज दैट आप राइटिंग करा रहे हैं, अब राइटिंग मान लीजिए आपने पहले फर्स्ट डे ऐसे कराया, पूरा हैंड्स पकड़ा। कल अगर आप ऐसे नहीं पकड़ रहे, परसों ऐसे नहीं पकड़ रहे, नरसों ऐसे नहीं पकड़ रहे, धीरे धीरे करके छोड़ नहीं रहे हो ना, तो आपका बच्चा उसी हैंड्स पे रह जाएगा। फिर आपको 5 ईयर्स तक 3 ईयर्स तक आपको बोलते हैं कि हाँ, पेरेंट्स बोलते हैं कि जब तक हाथ नहीं पकड़े ना बच्चा करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने 8 महीने 9 महीने आपने बस हाथ पकड़ के कराया। जब आप उसे छोड़ रहे हो तो बच्चा लिंक छोड़ दे रहा है, बच्चा स्टिमुलेशन छोड़ दे रहा है, बच्चा वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करना क्या है। जब हाथ पकड़ ले होते हैं कि सबकॉन्शियस मेमोरी बन जा रही है उसकी कि ऐसे करेंगे तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो आपको धीरे 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 करके नोटिस करना होता है कि मैं कैसे छोड़ रहा हूँ। यही आप जब एक्टिविटी करा रहे होते हैं तो देखो कि बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है, मान लीजिए आप बैट बॉल करा रहे हैं बच्चों को, या साइकिलिंग करा रहे हैं, या कोई बटन लगवाना करवा रहे हैं, या पैंट पहनाना सिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि बच्चा सेल्फ कितना कर रहा है। और आप बोलेंगे कि इसको तो कितनी बार भी बोलो समझता ही नहीं। क्यों नहीं समझता? तो कई बार आपका बच्चा वर्ड पे कमांड नहीं ले पाता। आपने बोला सीधा करो पैंट, सीधा, और आप सीधा सीधा नहीं समझाया कभी आपने। तो पहले आपको सीधा समझाना है, वर्ड समझाना है, उस ऑब्जेक्ट को लेके उसको सीधा कैसे करते हो वो समझाना है। फिर क्या करना है? फिर जब आपने सीधा समझा दिया तो बोले राइट लेफ्ट समझाएंगे, राइट लेग क्या होता है, लेफ्ट लेग क्या होता है। तो ऐसे करते राइट लेग, लेफ्ट लेग, या आप ये समझाएंगे कि लेग उठाना कैसे है, 1 लेग अप करो, ये 1 लेग अप क्या होता है, इसको समझाना पड़ता है। इसलिए कई बार हमें नोटिस ये करना पड़ता है कि बच्चों किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। हम कुछ भी एक्टिविटी देख के ये वाली एक्टिविटी को ये करा लेंगे ना तो बच्चा ये इंप्रूव हो जाएगा। कई बच्चे हो जाते होंगे, लेकिन आपके बच्चे में दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग में बहुत एज गैप है। आप सोच के चलिए, आपका बच्चा शायद कम एज गैप का होगा, उसका बच्चा ज़्यादा एज गैप का होगा। तो ज़्यादा एज गैप का होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको समझाना पड़ेगा 1 ईयर के अकॉर्डिंग। आपके बच्चे को 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा, इसलिए आपका बच्चा जल्दी समझ जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 4 ईयर्स के बच्चे को 2 ईयर्स के बच्चे को 1 ईयर से कंपेरिजन कर रहे हैं कि हाँ देखिए आपका बच्चा तो सीख गया, आपका बच्चा भी सीख जाएगा। और इसी तरीके से हम थेरेपिस्ट के उसमें ना ट्रैप हो जाते हैं कि थेरेपिस्ट बोलता है हम तो रिजल्ट ले आएंगे, ले आएंगे तो ले आएंगे, कैसे ले आएंगे? क्योंकि मैंने उस समय रिजल्ट लाया था। क्या पता उस बच्चे में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, जल्दी थी, क्योंकि उसका एज गैप कम था। आपके बच्चे में चीज़ें ब्रेक करना पड़े, आपके बच्चे को 20 टाइम्स समझाना पड़े किसी चीज़ को, सोशल स्किल को। अब समझिए कि मैं आपके बच्चों को इमोशंस सिखा रहा हूँ कि इमोशंस क्या होता है। तो आपको पहले समझना पड़ता है कि बच्चे को क्या है, उस वर्ड का अंडरस्टैंडिंग है, जैसे सैड, हैप्पी, इरिटेशन, एंजाइटी या एग्रेशन, इन सारे वर्ड का अंडरस्टैंडिंग है। क्या उस पर बच्चा इमिटेट करता है तो आपको ये समझना पड़ता है इमिटेशन के बाद क्या आएगा। इमिटेशन के बाद आएगा कि जो याद रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा उस सैड फेस को, या आप हैप्पी फेस को, या कोई भी फेस आप दिखा रहे हैं, या कोई भी फीलिंग दिखा रहे हैं, तो क्या उसको याद रख पा रहा है
क्या उसका वो नोटिस कर पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, फिर उसको फीलिंग से कैसे कनेक्ट करते हो, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, उसमें क्या दिक्कतें होती है जब बच्चा सैड होता है या हैप्पी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नोटिस करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, तब जाके बच्चे में रिजल्ट आता है। हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चले तो ही फ़ायदा देखने को मिलता है, और हर एरिया को पकड़ के चले। ऐसा ना हो कि हम बस एक एरिया पकड़ रहे हैं और सोच रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। जिस दिन आपको रीजनिंग पे काम करना है तो रीजनिंग पे काम करना है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते कि मेडिसिन खिला दूंगा या मैं कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे दूंगा या कोई अटेंशन कंसंट्रेशन वाली दवा दे दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। अगर आप बाइसेप्स में मेहनत कर रहे हो तो बाइसेप्स ही बनेगा, ट्राइसेप्स का भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप 2 टाइम्स रिपीटेशन कर रहे हो और उसकी जो नीड है 20 टाइम्स की, तो 20 टाइम्स में ही सीखेगा बच्चा। कई बार बच्चा ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना बढ़ा देते हैं हम लोग कि बच्चा अपने आप भी सीखने की कोशिश करता है, अपने आप लर्निंग लेता है। तो उसके लिए स्टेप बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। तो अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस कीजिए, अपने थेरेपिस्ट से डिटेल में डिस्कस कीजिए कि बच्चा किस लेवल पे है, अभी एज गैप क्या चल रहा है, अभी हम क्या सिखा रहे हैं। नेक्स्ट सोशल स्किल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सोशल स्किल पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, प्ले स्किल पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ो, सीखो कि किस एज में मेरा बच्चा चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए, और उसका एज गैप जल्दी से जल्दी फिलअप करिए, मेहनत करिए खूब जम के, तब जाके बच्चे में रिजल्ट आएगा और आपका बच्चा कम्प्लीटली क्योर हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।